ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने आज मैदान सजाया था लाड़काना के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए। वो सिंध के अवाम जिसको इमरान खान ये कहते आए हैं पिछले कुछ दिनों में कि सिंध के अवाम को गुलामी से आज़ाद करवाएंगे, इसलिए उनके आज के उस शो के हवाले से खासी अहमियत करार दिया जा रहा था आज का जलसा। लेकिन आज के जलसे में उन्होंने अपने खिताब में कहा यह जा रहा है, और ज्यादातर तबसरा निगारों का भी ये कहना है कि जो बहुत कुछ उम्मीद की जा रही थी वो सामने नहीं आई। सिंध के अवाम को वो ज्यादा कुछ कहने की पोजीशन में नजर नहीं आए। दो अहम बातें जो उन्होंने की, कालाबाग डैम के हवाले से और सिंध की तकसीम के हवाले से, जिस पर सिंध की जमातें हमें बज़ाहिर तकसीम नजर आती हैं। क्या कुछ उन्होंने इन दो अहम नुक्तों के ऊपर कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। मुझे पता है कि सिंध के लोग समझते हैं कि अगर कालाबाग डैम बनी तो आपका पानी चोरी होगा, ये आप समझते हैं। कालाबाग डैम नहीं बनेगी जब तक सिंध के लोग फैसला नहीं करेंगे। सिंध के लोगों, आपसे वादा है, हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। इमरान खान साहब ने मकबूल बातें की, वो बातें जो अंदरून सिंध मकबूल हैं, और इमरान खान ने अलियाबाद का इंतखाब किया, जो बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का इंतखाब नहीं है, मजबूत गढ़ नहीं है, और वहाँ पर ये जलसा किया था। और उन पर यह भी एक तनकीद अब सामने आ रही है कि वो भी इलेक्टेबल्स का सहारा ले रहे हैं सिंध में आने के लिए। इसी के साथ इन्होंने जो कालाबाग डैम की बात की और इन्होंने जो सिंध की तकसीम की बात की, तो यहाँ पर भी वो अपने मंशूर से कुछ मुख्तलिफ नजर आते हैं। वो बड़े डैमों के हक में हैं अपने मंशूर के हिसाब से, मगर सिंध में आकर उन्होंने एक मुख्तलिफ बात कर दी। इसी तरह सिंध की तकसीम के हवाले से जब उन्होंने कहा कि सिंध किसी सूरत तकसीम नहीं होगा, और मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूं, तो अपने मंशूर में वो इससे मुख्तलिफ बात करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं। मजीद उनका इसके बाद ये भी कहना था कि हुक्मरान अगर उनको उनका हक नहीं देंगे तो वो हुक्मरानों को हुक्मरानी नहीं करने देंगे। मियां साहब, आपको अभी मैं कह रहा हूं, हमारा पुरअमन अमल होगा, लेकिन आपके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा अगर हमें हमारा हक नहीं देंगे जो हम चाहते हैं कि इलेक्शन का एहतसाब हो। इमरान खान जो कि आज लाड़काना पहुंचे थे, कितना अहम उनका ये जलसा करार दिया जा सकता है सिंध की सियासत को मद्देनजर रखते हुए, इस पर विफाक का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। हमारे साथ मारवी मेमन मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और कौमी असम्बली की मेंबर भी हैं। मारवी, आपने भी आज उनका खिताब सुना होगा, क्या कहेंगी पीटीआई क्या वाकई सिंध की सियासत के अंदर दाखिल होती हुई नजर आ रही है आपको? देखें, मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने सिंध को कभी समझा है, ना पहले समझा ना आज समझा। हाँ, बेशक जलसे तो वो करते रहते हैं, वो तो उसमें तो पीएचडी देते हैं और सिर्फ यही करते हैं, धरने और जलसे इनकी मशगूल मशगलियत है। लेकिन जहाँ क्राइसिस होता है वहाँ ये नहीं पहुँचते। सिंध गए, थर नहीं गए। आईडीपीज़ के इशू पे आपने इनका मौक़िफ़ देखा। पुलिस की इन्होंने बात की कि केपीके की बात की कि नया पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं, नए सिंध की बात करते हैं, नया केपीके नहीं बना। पुलिस की बात की और केपीके का रेफरेंस दिया तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि वो पुलिस जो है आईडीपीज़ को अंदर करती है, लेकिन सिंध की पुलिस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी बुरी आप उसको कह लें, लेकिन कभी फ्लड विक्टिम्स को सिंध की पुलिस ने अंदर नहीं किया है। और मैंने काफ़ी लाठियाँ खाई हैं सिंध की पुलिस से, और जितने मेरी लड़ाइयाँ पीपल्स पार्टी के साथ पॉलिटिकल नौयत की रही हैं, सो आई एम बीइंग टोटली अनबायस्ड अबाउट इट। खैर, एनीवे, अब बात करते हैं, ही इज़ एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। जैसे मैंने कहा कि थर का कोई एहसास नहीं है, धरने करने में तो ये बिल्कुल आगे हैं। आपने देखा अलियाबाद गए थे, लाड़काना में तो जलसा इन्होंने नहीं किया, और वहाँ भी उन्होंने वडेरों के जागीरदारों के जो है खेतों में उन्होंने जलसा किया। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो लोग ये जलसा सुन रहे होंगे उनको कैसा लग रहा होगा कि वडेरों के खिलाफ बात कर रहे हैं, और वो सारे लोग इसीलिए आए थे क्योंकि उनके वडेरों ने उनको वहां बुलाया था। उनर साहब का जलसा था, और जब कोई हारी, जिस तरह से इनका बड़ा वॉर्प्ड कॉन्सेप्ट है, इन्होंने सिंध को कभी समझा नहीं है। ये समझते हैं कि सारे के सारे लोग, आप कह रही हैं उन्होंने सिंध को समझा नहीं, मगर आज की अगर आप उनकी गुफ्तगू देखें तो उन्होंने सिंध को बहुत सोच समझ के गुफ्तगू की है। उन्होंने सिंध की तकसीम के हवाले से बात की, यकीन दिलाया कि सिंध की तकसीम नहीं होगी। कालाबाग डैम पर भी उनका मौक़िफ़ सामने आया। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखती हैं, और आप ये कैसे कह सकती हैं कि उन्होंने सिंध को नहीं समझा? यू टर्न, ये जो यू टर्न है कालाबाग डैम पे, उसको ऑब्वियसली हम खैर मकदम करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये बात तो जब आरिफ अलवी साहब ने उनको रिमाइंड किया कान में,
تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ انہوں نے ضرور کہنا ہے، جبکہ ان کا منشورہ نہیں ہے یہ. ایٹ لیسٹ جو نیشنل پارٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، دوسری نیشنل جماعتیں، وہ اس طرح کی چیزیں اپنے منشور میں کبھی لکھتی نہیں ہیں جو وہ کر نہیں سکتے. اور انہوں نے خود ہی کہا کہ جب وزیر اعظم بنیں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے. تو پہلے اسی اسپیچ میں یو ٹرن لے لیا اپنے منشور پہ، یا تو وہ منشور جھوٹ ہے یا وہ جو وعدہ دے رہے ہیں اب سندھ کی عوام کو وہ جھوٹ ہے. سو کریڈیبلٹی کے بڑے ایشوز ہیں. 18 سال سے اب جا کے سندھ کے انٹیریئر میں پہنچے، اور کراچی کی جب ان کو بات یاد دلاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو پڑھا لکھا پارٹ آف سندھ ہے. مطلب یہ کہ باقی سارے جاہل جٹ ہیں. مطلب نہ صرف سندھ کی عوام کو سلیو کہا ہے بٹ ایز اے کانسیکوینس کہ کراچی پڑھے لکھے ہیں تو باقی سارے جاہل ہیں. سو کافی ایک قسم کی سپیریورٹی کمپلیکس ہے اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ہاں یہ سہارا لیں گے وڈیروں کا، لیکن انہی کی جلسے اٹینڈ کریں گے اور انہی کے ہاریوں سے بات کریں گے. ہاری کا جو کانسیپٹ ہے، میں ہاری کا کانسیپٹ تھوڑا کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی سندھ میں رہتا ہے یا سندھ میں سیاست کرتا ہے، سندھ از ناٹ جسٹ ہاری، سندھ میں ہاری بھی ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں. سنا بھی آپ سے سوال کریں گے، اس میں میں ایڈ کر دوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے وڈیروں کا سہارا لیا ہے. ماروی، وڈیروں کا سہارا تو مسلم لیگ نون بھی لے رہی ہے سندھ کے اندر، اور پیپلز پارٹی بھی وڈیروں کا سہارا لے رہی ہے. 2013 کے الیکشن سندھ کے اندر الیکٹیبلز کے الیکشن سے سب مانتے ہیں. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، اور وہ نواز شریف صاحب کے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ جہاں انہوں نے سندھ کی سیاست میں آ کے سندھ کے وڈیروں کے ساتھ سیاست کی، ویسے مجھ جیسے نان وڈیرا نان فیوڈل کو بھی چانس دیا. میں نے 25,000 ووٹ لیے ٹھٹے میں، جہاں وڈیرے کی سیاست ہوتی تھی. he took a chance on me. He could have taken a chance in Thatta on a Vadera, but he didn't. So یہ جو جرات مندی ہے یا یہ جو سوچ ہے، یہ سب میں نہیں آ سکتی. یہ لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. میں ہاریوں کی بات کرنا چاہتی ہوں. جس ڈس ریگارڈ سے وہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہاری سلیوز ہیں یا وہ کسی مطلب دلدل میں 30 نومبر کے بارے میں بتائیں. 30 نومبر پہ مجھے بات نہیں، ہاری کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے. اس کی ایک ریلیشن شپ ہے اس کے وڈیرے کے ساتھ. جب آپ اس کی ریلیشن شپ اس کے وڈیرے کے ساتھ جو ہے مسکنسٹرو کرتے ہیں اور اسی کے جلسے میں آ کے اس کے وڈیرے کو برا بلا کہتے ہیں، تو وہ میسج کلیئر نہیں جاتا ٹو اے سندھی. سو سندھیوں کے لیے کافی ایسی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جو کافی اسٹرینج ہیں. اور پروفیشنلز جو باقی سارا سندھ ہے، صرف ہاری تو نہیں ہے لائک آئی سیڈ. سو نیا پاکستان یا نیا سندھ، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ نئے کے پی کے ساتھ لنکڈ ہے. وہ ہم نے نہیں دیکھی ہے. اس کا کوئی ایلیمنٹ آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے. اسکولز کی بات کی، ہاسپٹلز کی بات کی، روڈز، پولیس، میں نے آپ کو سارے ایگزامپلز دیے. ہم نے کے پی کے پہ بہت تفصیلاً وائٹ پیپر لانچ کیا ہے. اس کے جواب نہیں ہے ان کے پاس. تو کر لیں گے جلد سے، لیکن کنسٹرکٹیو کام نہیں کر پائیں گے. کسی کرائسس میں کسی کا مدد نہیں کر پائیں گے. اور فائنلی میں ایک بات بہت امپورٹنٹ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس کو احساس نہیں ہے اس عوام کے درد کا، تو وہ آ کے کون سے درد کی بات کر سکتے ہیں؟ کون سے ہاری کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں؟ کون سے جو سندھ کے کسی بھی سینسٹیو ایشو پہ کون سے کسی جو ہے مظلوم کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے؟ کہاں پہنچے ہیں؟ صرف جلسے کرنے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب کرائسس ہوتا ہے تو نہیں پہنچتے. تو سندھ کی عوام ماشاءاللہ بہت باشعور ہے اور وہ ان چیزوں میں نہیں پھنسے گی. وہ اپنے وڈیرے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ماوی میمن ہمارے ساتھ موجود. کہنا تھا کہ سندھ کی عوام جلسوں کی سیاست میں نہیں پھنسیں گے. اس پر مزید بھی تبصرہ ہم لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب اس وقت موجود ہیں. نذیر لغاری صاحب، ماروی میمن کی گفتگو بھی آپ نے سنی، عمران خان کا خطاب بھی آپ نے سنا. کیا کہیں گے؟ کیا ماروی کی بات درست نظر آتی ہے؟ کیا سندھ کے عوام عمران خان جو ان کو جو کچھ بتا رہے ہیں، جو کچھ ان کو دینا چاہ رہے ہیں اپنی حکومت کے آنے کے بعد، کیا سندھ کے عوام اس سے متاثر ہو سکیں گے؟ نہیں، ماروی صحیح کہہ رہی ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ سندھ کے عوام کی سائیکی کو نہیں سمجھتے. آج کے جلسے میں ہم سمجھ رہے تھے کہ عمران خان ایک نئے طریقے سے گرج برس کر بات کریں گے، بڑا ایک ان کے اندر گھن گرج ہوگی ان کے لہجے کے اندر. وہ سب کچھ نہیں تھا. وہ سحر زدہ تھے. ان کو معلوم تھا کہ وہ پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی کرشمہ ساز شخصیت کے ضلع میں آئے ہوئے ہیں. وہ اس احساس کے ساتھ تھے اور بالکل لگ رہا تھا ان کے چہرے سے. ان کو معلوم ہے کہ میں جس آڈینس سے خطاب کر رہا ہوں یہ بھٹو کا آڈینس ہے اور یہ انہی کی زبان کو سمجھنے والا آڈینس ہے. اسی لیے وہ بہت زیادہ ہچکچا کر اور بہت زیادہ ایف اینڈ بٹس کے ساتھ کر رہے تھے. پھر بہت بڑے یو ٹرن لے رہے تھے. پھر آگے جانے کے بعد پیچھے ہٹنے کی باتیں کر رہے تھے.
تو उनके लहजे में एतमाद नहीं था, जो हमेशा मैंने दूसरी जगहों पर देखा है वो बड़े बुलंद बांग अंदाज से बात करते हैं। बड़ी आपने जो बात की है उससे बिल्कुल रिलेट करता हुआ मैं एक सवाल करना चाह रहा था। इमरान खान साहब के लहजे में आपको घनघरज महसूस नहीं हुई और आप समझते हैं कि भुट्टो साहब का जो करिश्मा है उसके शहर में वो थे, मगर आज शाह महमूद कुरैशी साहब का जो अंदाज़े बयां था और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो खासी मुख्तलिफ थी। पहले वो देख लें और फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। लड़काने वालों, हाथ खड़े करके करारदाद पास करो कि आज लड़काने का ये तारीखी इज्तिमा, इस गले सड़े निजाम, इस एहसासी निजाम जिसमें मसावत दिखाई नहीं देती, आज लाड़काना में मैं उसके खिलाफ करारदाद पेश कर रहा हूं। क्या इस निजाम को मुस्तरद करने के लिए तुम तैयार हो? साथ चलोगे, लड़ोगे, पढ़ोगे, कुर्बानी दोगे? जी लगारी साहब, इस अंदाज पर आप क्या कहेंगे? बहुत दिलचस्प है। हमारे दोस्त हैं मोहम्मद अली मीर, और जब वो बनते हैं ना अनवर मकसूद, तो लगता है कि वो अनवर मकसूद की तरह हैं, बिल्कुल वैसे, मगर वो अनवर मकसूद नहीं होते। जब वो शेख रशीद बनते हैं तो लगता है कि वो शेख रशीद हैं, मगर वो शेख रशीद नहीं होते। और इसी तरह से जब वो शाह महमूद कुरैशी बनते हैं तो लगता है कि बिल्कुल यही शाह महमूद कुरैशी हैं, मगर वो नहीं होता। इसी तरह हमारे दोस्त हैं यहाँ मुबीन गबोल, यहाँ जियो में ही हैं और कराची में हैं, तो जब वो बनते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी तो बिल्कुल ऐसा लगता है यूसुफ रज़ा गिलानी है, बोलते भी बिल्कुल वैसे हैं, लहजा भी वही होता है, अंदाज भी वही होता है, मगर शख्सियतें दूसरी होती हैं, लोग दूसरे होते हैं। भुट्टो भुट्टो था और शाह महमूद कुरैशी शाह महमूद कुरैशी हैं। भुट्टो के पास और बड़ा मुतालिया था, वो मुतालिया इनके पास नहीं है। वो बहुत पढ़े लिखे थे, ये पढ़े लिखे नहीं है। वो अवाम के साथ घूमते थे और नंगे पैर चलते थे, तो ड्रामा नहीं करते थे, सचमुच नंगे पैर चलते थे। जब वो उसकी हारियों की झुग्गियों में जाते थे और उनके साथ जाकर नीचे चटाइयों पर बैठ जाते थे और उनके घर से साग लेकर खा रहे होते, तो लगता था कि उस घर के मेंबर के तौर पर खा रहे हैं, वो ड्रामा नहीं कर रहे होते थे। वो लग रहा होता था कि उसी जिंदगी का हिस्सा बनकर वो लोगों की नब्ज समझते थे और लोगों की रूह तक को समझते थे और उसके अंदर जाकर बैठते थे। उसका ड्रामा करना और चीज है, जुल्फकार अली भुट्टो का ड्रामा करना और चीज। कोई भी कर सकता है, किसी को भी। अगर हम मोहम्मद अली मीर को कहें तो वो इनसे अच्छा करेंगे, वो हमारे जो खबरनाक में है हमारे दोस्त, वो इससे अच्छा करेंगे। और मुबीन गबोल से कहें कि आप बनाए भुट्टो साहब का लहजा, तो वो भी बहुत अच्छा बना जाएंगे। कम अज कम शाह महमूद कुरैशी साहब। चलिए लगारी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के बाद वापस एक मरतबा फिर इमरान खान की तरफ आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने आज जो दो अहम बातें कही हैं कि सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे, और उसके साथ कालाबाग डैम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जब तक सिंध के लोग मुतमईन नहीं होंगे ये डैम नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए वसी तनाज़ुर में तो ये उनकी पार्टी पॉलिसी की जो मंशूर है उसके थोड़ा सा मुख्तलिफ बात की गई है आज उनकी जानिब से। क्या वजह है इस तब्दीली की? तब्दीली की वजह यह है कि उनको मालूम था कि लाड़काना में, उनको मालूम था कि सिंध का दिल लाड़काना में धड़कता। तो फिर लोग उनकी बात पे कैसे एतबार करेंगे अगर वो अपने मंशूर से ही हटकर बात करेंगे? बिल्कुल वो अपने मंशूर से हटे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि 45 साल तक सिंध के सीने में लाड़काना दिल की तरह धड़कता रहा है। आज ठीक है, उनका जलसा होना चाहिए था, उनका जलसा हुआ और लोग आए और लोगों को उन्हें एड्रेस करना चाहिए था, और ऐसे जलसे और भी होने चाहिए कि पीपल्स पार्टी अब वो नहीं रही है जो जुल्फकार अली भुट्टो थी। जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी थी, मगर इमरान खान वो नहीं है जो जुल्फकार अली भुट्टो थे। वो कोई और ही चीज थे, ये और ही चीज हैं, और इनने यू टर्न लिए हैं और जो बात कल और परसों कह रहे थे उन्हीं बातों से ये पीछे हटे हैं। और वही बात जो सिंध के बारे में इनके तो अगले दिन ये कह रहे थे कि ज्यादा सूबे होने चाहिए, और अगले दिन ये कह रहे थे कि कालाबाग डैम बनेगा, या और ये फिर ये कि वापस चले, वो बड़े डैम्स की बात कर रहे थे, अब वो सारे बातें वापस ली। और ये ठीक है, सिंध का मौका भी यही है, लोगों का मौका भी यही है। सिंध के लोग इसके अलावा और कोई बात नहीं सुनते, वो सिंध की तकसीम नहीं चाहते, वो कालाबाग डैम बनना नहीं चाहते। लेकिन इमरान खान को क्या पॉपुलर बातें की उन्होंने यहाँ पर आने के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तजज़ियाकार कराची हमारे साथ मौजूद थे। और मारवी मेमन साहिबा की भी गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने आज सिंध की पुलिस को KPK की पुलिस से बेहतर करार दे दिया, और अब इमरान खान साहब क्योंकि सामने थे, उनकी गुफ्तगू सामने हो रही थी, तो ये बात भी सामने आ गई। लेकिन एक चीज़ हमारे जहनों में ज़रूर होनी चाहिए कि 30 नवंबर का जो जलसा होने वाला है इस्लामाबाद में, उससे पहले होश के नाखून ले लेने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे पर तनकीद ज़रूर की जाए, मगर मरकज़ी हुकूमत को इस सिलसिले में ज़रूरी तौर पर कुछ न कुछ ऐसा लाहेअमल अपनाना चाहिए कि मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से तय हो जाएं। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची की, जहाँ पर दहशतगर्दों का राज है।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। यूँ तो कराची में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल रहते ही हैं, लेकिन कराची की नुमाइंदा जमात MQM के आज एक कैंप पर हमला किया गया और इस हमले के नतीजे में 50 कारकुन और ओहदेदार इसमें जख्मी हो गए हैं और इसमें 3 सूबाई असम्बली के मेंबरान भी शामिल हैं। इंतखाबात से पहले MQM के मुख्तलिफ कैंप्स पर भी फायरिंग और हमलों के वाक़यात पेश आए थे और जबकि गुज़िश्ता बरस भी MQM के कई अरकान सूबाई असम्बली दहशतगर्दी के हमले का निशाना बन चुके हैं। 1 अगस्त 2010 को कराची के इलाके नाज़िमाबाद में MQM के MP रज़ा हैदर को निशाना बनाया गया, जबकि वो नाज़िमाबाद में जनाजे में शरीक थी जिस वक्त उन पर ही हमला किया गया। 17 जनवरी 2013 को MQM के रुकन सूबाई असम्बली मंजर इमाम को औरंगी टाउन में ही फायरिंग करके कत्ल किया गया था और 21 जून 2013 को MQM के रुकन सूबाई असम्बली साजिद कुरैशी को उनके बेटे के हमरा निशाना बनाया गया था। उन्हें कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में फायरिंग करके कत्ल किया गया था जब वो नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मस्जिद से बाहर आ रहे थे। तो एक बार आज MQM के कैंप को फिर निशाना बनाया गया है। और इसी वाक़े पर हम मज़ीद भी बात कर लेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब इस वक्त मौजूद है। इजहारुल हसन साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। इंतहाई अफसोस हुआ आज जो वाक़या पेश आया, ज़रा हमें और नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि असल वाक़या हुआ क्या था और जो जख्मी हुए हैं आपके कारकुनान, अब उनकी हालत कैसी है? बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ का कि वो इस सिलसिले में आपने अपनी तशवीश का इजहार किया और हमसे हालात जानने के लिए फ़ोन किया। मैं मसूद आपकी बात में थोड़ी सी एक इजाफा करूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक जब ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ लाए थे 90 तो उस वक्त भी उनके जलसे के बाहर जो है एक ब्लास्ट हुआ था और उसमें भी 7 अफराद जो है ना वो शहीद हुए थे। फिर 2013 के इंतखाबात में इस शहर में 4 ब्लास्ट हुए और चारों के चारों ब्लास्ट MQM की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुए, जिसकी वजह से 2013 के इंतखाबात में हम उस तरह से आजादाना मुहिम नहीं चला सके। और आपको ये भी याद होगा कि बड़ा अलल ऐलान हमें ये थ्रेट था बिलखुसूस कराची में। जो आज वाकया हुआ है इसमें हमारे 3 सिटिंग MPA जिसमें सुरजानी टाउन के MPA जनाब अब्दुल्ला भाई और मोहम्मद हुसैन भाई जिनका ताल्लुक औरंगी टाउन से और सैफुद्दीन खालिद भाई जो औरंगी टाउन के एक और MP हैं, उनको जख्म आए हैं। बाकी 40 से 50 साथियों को जो है ना उस क्रैकर की उसके जो पार्ट्स थे वो उनसे लगकर वो जख्मी हुए। 2 साथी शदीद तरीन जो है ना वो इस वक्त तशवीशनाक हालत में है, जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में जेर इलाज है। मैं यहाँ पर मसूद आपके तबस्सुस से पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस उन लोगों को जिन्होंने ये कार्रवाई की है, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ वो अपनी नजरियाती बुनियाद पर आज भी उसी तरह अटल है जो रोज़े अव्वल से कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई ने दिया है। हम समझते हैं कि इस मुल्क को जो दहशतगर्दी इंतहा पसंदी दरपेश है और जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ज़रब अज़ की सूरत में या माजी में मुख्तलिफ महाजों पर जो है ना जामे शहादत नोश कर रहे हैं, उन्हीं की उन कुर्बानियों के तसलसल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी अपनी तमाम तर कुर्बानियों के साथ उनके शाना बशाना है। और ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि ना हम सर झुकाएंगे और ना ही इस किस्म की कार्रवाइयों से घबराएंगे। तो ये पाकिस्तान की सरजमीन हमारे आबा और अजदाद की कुर्बानियों से वजूद में आई। ये हमला ख्वाजा साहब, ये हमला जो हुआ है इस पर इंतजामिया से आपकी बात हुई है? कुछ आपको बता सकते हैं कि कौन लोग इससे मुलव्विस हो सकते हैं? आप क्या इस पर समझती हैं? वही तसलसल है जनाब जो मैंने आपकी गुफ्तगू में इजाफा किया। जाहिर है कि हमारा एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और उनके करोड़ों चाहने वाले जो है वो इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के रास्ते में शीशा पिलाई हुई दीवार है। और आज भी मोहतरम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का इस सिलसिले में अफवाज पाकिस्तान के जो शोधा हैं उनको खराजी अकीदत पेश करते हुए बयान आया था। तो ये वही सिलसिला है, लेकिन बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ हम जरूर आपके तवज्जुह से बात करना चाहते हैं कि हुकूमत ने जो कराची भर में एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे एक ऑपरेशन चल रहा है, तो ऐसी सूरत में जब हमारा कैंप लगा था तो उसकी जिम्मेदारी
सिंध हुकूमत पर आयद होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ वो पेश कर रहे थे। आगे कुछ बढ़ते हैं। एक और बात जो अहम डेवलपमेंट आज की होती रही, मुख्तलिफ सियासी धरने जलसे तो होते रहते हैं, मौसम ही पाकिस्तानी सियासत का वैसा होता जा रहा है। आज हमने देखा है कि जमात इस्लामी की जानिब से 3 रोज़ा इज्तिमा का आगाज़ किया गया है। इसमें न सिर्फ ये कि मुल्क से बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं, बल्कि ये कहा गया है कि दीगर ममालिक से भी बड़ी तादाद में इसमें माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं सिराजुल हक साहब, आज उन्होंने इसके पहले दिन से खिताब किया। आवाम की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। उन्होंने 2-3 अहम बातें जरूर इसमें कही। एक तो उनका ये कहना था कि हुकूमत में रहने के बावजूद भी जमात इस्लामी की जो अरकान हैं उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है करप्शन के हवाले से, किसी भी ऐसे काम के हवाले से जिसमें उनके अरकान ने खुद फायदा उठाया हो। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो तश्कील है वो तश्कील न होनी चाहिए और इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन बेकार है। उन्होंने अपने इस खिताब में मजीद क्या कहा, आपको पहले वो सुनवाते हैं। ये करप्शन का कैंसर, पता नहीं ये मुट्ठी भर अशरफियां कहां से लाए हैं, लेकिन ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो गरीबों में नहीं है, बड़े करप्ट अशरफिया में मौजूद है। इसका ऑपरेशन करना है, इसका इलाज करना है। यूँ तो जमात इस्लामी का ये सालाना इज्तिमा होता है, लेकिन इस दफ़ा जो इज्तिमा हो रहा है इसके लिए सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी की क़यादत ये कह चुकी है कि नए पाकिस्तान की बातें तो सब करते हैं, लेकिन नए पाकिस्तान की तहरीक का आगाज़ इस इज्तिमा से होगा, लिहाजा इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। निज़ाम के तसलसल के हवाले से भी इस इज्तिमा में बात की गई और उस पर भी इजहार ख्याल किया गया। सियासत को जिन लोगों ने बदनाम किया, मैं समझता हूं कि इनको समझाने की जरूरत है। अगर नहीं समझते हैं फिर भी समझाने की जरूरत है, फिर भी नहीं समझते हैं तो उनको घर बिठाने की जरूरत है। जी हाँ, ये आज पहले रोज़ की तमाम सूरत हाल थी। तकरीरें हुई, 10 सेशंस होंगे और इसमें तकरीरें की जाती रहेंगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जमात इस्लामी समझती है कि ये जो इज्तिमा हो रहा है इस साल ये नए पाकिस्तान की तहरीक का आगाज़ होगा और देखना होगा कि आगे इस इज्तिमा से आगे जमात इस्लामी मज़ीद मुल्की सियासत में किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।